आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 6 महीने का वक्त बाकी हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ राज्य में दौरे कर रहे हैं। पीएम मोदी बुधवार को उदयपुर संभाग के राजसमंद के वहां पर एक रैली को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 8 महीने में पीएम मोदी का ये 5वां दौरा है और हर बार उनका फोकस आदिवासी बाहुल्य इलाका रहा है। इस बार भी आदिवासी क्षेत्र में मोदी का कार्यक्रम बीजेपी आगामी विधानसभा और मिशन 2024 को फतह करने की रूपरेखा की तैयारी मानी जा रही है। मुझे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैंने श्रीनाथ जी से आजादी के इस अमृत काल में विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। साथियों, आज यहां राजस्थान के विकास से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उदयपुर और शामळाजी के बीच नेशनल हाईवे 8 के 6 लेन होने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। श्री नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया की रेलवे लाइन मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ेगी। इससे मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग इंडस्ट्री को और व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। मैं सभी राजस्थान वासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा, उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं, तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है, तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के विकास पर होता है, उस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर होता है। जब नई सड़कें बनती हैं, नई रेल लाइनें बनती हैं, जब गांव में पीएम आवास योजना के करोड़ों घर बनते हैं, करोड़ों शौचालय बनते हैं, जब गांव में लाखों किलोमीटर
ऑप्टिकल फाइबर बिछता है, हर घर जल इसके लिए पाइप बिछाया जाता है। तो इसका लाभ जो स्थानीय छोटे मोटे व्यापारी होती हैं, जो इस प्रकार की चीजों को सप्लाई करते हैं, उन छोटे मोटे दुकानदारों को भी, उस इलाके के श्रमिकों को भी इसके कारण बहुत। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। गहलोत ने कहा कि एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी, इस दौरान मंच पर पीएम मोदी भी उपस्थित रहे। हम सब जानते हैं कि राजस्थान जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। भूभाग की दृष्टि से यहाँ पर कई तो गांव नाम के रह गए, ढाणियों में लोग बसे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियां बहुत लंबी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा, राजस्थान की योजनाओं में जब हम लोग पानी पहुँचाते हैं, बिजली पहुँचाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी खर्च जो होता है योजना को पूरी करने में, अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर। फिर भी यहाँ नेशनल हाईवे बने हैं, हम स्टेट हाईवे बना रहे हैं, मेगा हाईवे बने हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड बने हैं, अच्छे काम हुए राजस्थान में। सड़कें हमारी बहुत शानदार है। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे तो लगता था कि हम बहुत पीछे हैं। अब हम, मैं समझता हूँ, पीछे नहीं हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसी प्रकार रेलवे का मामला है, यूनिगेट पॉलिसी जब से बनी, मैं खुद पार्लियामेंट मेंबर था, केंद्रीय मंत्री था, तब से मैं देख रहा हूँ राजस्थान देश में सबसे पीछे था, राजस्थान कर्नाटका। मुझे खुशी है कि मिस्टर सीके जाफर शरीफ जब रेल मंत्री थे तब यूनिगेट पॉलिसी बनी, उसके कारण से आज राजस्थान में चारों ओर ब्रॉडगेज बन गई। कुछ काम अधूरे हैं, वो पूरे भी हो रहे हैं। उसमें 3 जगह आप लोग आज इसका शिलान्यास करेंगे। मैं समझता हूं कि इस रूप में और ज़्यादा हमारे यहाँ रेलवे का विकास होगा। पीने के पानी के संकट जब होता है गाँव के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती है। कोई जमाना था राजस्थान भर में बहुत सूखा पड़ते थे। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है, वो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे धीरे धीरे कम से कम पीने का पानी लोगों को मिले। उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। प्रधानमंत्री जी, 2-3 बातों में कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो हमने नवाचार तो कई किए हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको पत्र लिखूंगा। तो राइट टू हेल्थ एक हमने कानून पास किया है, 25 लाख का हमने इंश्योरेंस किया है आम लोगों के लिए। बहुत शानदार उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के वक्त में यूपीए गवर्नमेंट थी, तब 4 कानून पास हुए थे, आरटीआई, आरटीई एजुकेशन का, नरेगा का, और साथ में फूड सिक्योरिटी का, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। उसका बड़ा असर है देश के अंदर। मैं चाहूंगा आप एक कानून, 2 कानून, एक तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पूरे गरीबों को, मजदूरों को, बुढ़ापे के अंदर बहुत तकलीफ होती है। दुनिया भर में आप घूमते हैं, आपका बहुत अनुभव है। दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है हर परिवार को जिंदा रहने के लिए, उनके जीवन पालन करने के लिए। मैं चाहूंगा उस दिशा में आप आगे बढ़ें और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाएं। और एक राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले। देशवासियों को बहुत कॉस्टली इलाज हो गया आजकल, प्राइवेट के अंदर भी दवाएं बहुत महंगी। वहीं कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने वोट डालने के बाद कहा कि मैंने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। इस बारे में रिकॉर्ड अंतर से मैं इस बार जीतूंगा और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये विकास और नकारात्मक अभियान के बीच की लड़ाई है। जो अगले 5 साल की जो एक नई भविष्य लिखने का दिन है,
मैं सारे कर्नाटक के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो बाहर आ जाए, अपनी जो हक है वोट करने का वो कीजिए, और जो प्रजाप्रभुत्व का सक्सेस करना है वो करना चाहिए, और फ्यूचर 5 इयर्स का डेवलपमेंट के लिए आप मतदान कीजिए। ये मेरा अपील है। जो अगले 5 साल की जो एक नई भविष्य लिखने का दिन है, मैं सारे कर्नाटक के लोगों से अपील करना चाहता हूँ। वहीं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शिवमोगा में कहा कि मैं कर्नाटक के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द मतदान करें। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बेटे विजेंद्र को 40,000 से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में लौटेगी। I request all the people of Karnataka come and cast your votes as early as possible, and in favor of Bharatiya Janata Party. They are going to vote 100%, I am sure. More than 75-80% people are going to support Bharatiya Janata Party, and Vijayendra is going to win about 40,000 votes, and in Karnataka we are going to win minimum 130 to 135 seats. That is my. Sir, what is the winning factor of the BJP? Because if we worked very hard, because of Prime Minister Modi's and Amit Shah program, that has helped us a lot, and on that basis I am telling you. And also I have toured in the entire state. I know the pulse of the people of Karnataka. On that basis I am telling you. We are वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कर्नाटक विधानसभा के लिए वोट डालने के बाद कहा कि कर्नाटक के लोगों के रुझान को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस 130 से 150 सीटें जीतेगी। बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। Telling, after observing the people of the Karnataka, that Congress party would get 130 plus seats. It may go to 150. वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना वोट डालने बेंगलुरु के एक मतदान केंद्र पहुंची। इस दौरान जब उनसे कांग्रेस के बजरंग दल पर बहन के वादे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बेवकूफी का उदाहरण है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना साधा। हनुमान, हम तो कभी भी बजरंग बली जी के नमस्कार करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम सब, मगर उनको चुनावी वक्त हो जाते हैं कांग्रेस वाले हनुमान जी के ऊपर। ये कर्नाटका हनुमान जी का धरती है, उनके जन्म स्थल है इधर, इसलिए इधर आकर के उनके एक नेता इधर उधर की बात नहीं की। मैनिफेस्टो में लिख रही हो, बेवकूफी का उदाहरण, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं। हम तो कभी भी बजरंग दल वहीं कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए जारी मतदान के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोगों से प्रगतिशील सरकार के लिए मतदान की अपील की। खड़गे ने ट्विटर पर कहा कि कर्नाटक के लोगों ने फैसला किया है कि वे एक प्रगतिशील, पारदर्शी और कल्याणकारी सरकार चुनेंगे। आज बड़ी संख्या में मतदान का समय है। हम अपने पहली बार के मतदाताओं का एक बेहतर भविष्य के लिए इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए स्वागत करते हैं। राज्य का इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो लोग तो वोट डाल रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को बदलना, और ये सरकार को बदल के कांग्रेस पार्टी को लाना। और लोग तंग और तबाह हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट करने वाले और करप्शन को निकालने वाले हुकूमत में अगर आए तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट राज्य में पड़ता है और डेवलपमेंट भी होता है। इसलिए लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए, और हमको सभी जो रिपोर्ट मिल रहे हैं अच्छा तरीके से चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से चुनाव जीतेगी। कई का इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो लोग तो वोट डाल रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को बदलना, और ये सरकार को बदल के कांग्रेस।
और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार हो गए हैं। उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी पाकिस्तानी रेंजर्स ने की है। इमरान खान 2 केस में जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे थे। इमरान खान की गिरफ्तारी की पुष्टि खुद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने की है। इमरान की पार्टी ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया। पीटीआई ने कहा कि इमरान खान के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर के भीतर बुरी तरीके से घायल हुए हैं। ये हमारे लोकतंत्र और देश के लिए काला दिन है। आईएसपीआर ने बयान दिया है कि इदारे की तौहीन कर दी, फौज की तौहीन कर दी, कि एक ऑफिसर का नाम ले दिया, इंटेलिजेंस ऑफिसर का, जिसने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। आईएसपीआर साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है। मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना एफआईआर नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, एफआईआर इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था, सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन एफआईआर में इसका नाम नहीं दे सके। वहीं द केरला स्टोरी फिल्म न सिर्फ पूरे देश में बहस का टॉपिक बनी हुई है, बल्कि इसे लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे आतंकवाद का पर्दाफाश करने वाली फिल्म बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सियासी एजेंडा करार दे रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी थिएटर में जाकर ये फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद स्मृति ईरानी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो राजनीतिक दल इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं वो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। एक मां होने के नाते मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ऐसे राजनीतिक दल जो अपने देश के नागरिकों से अत्याचार को भुला दे और वो लोग ऐसे आतंकी साजिशों के साथ खड़े हुए माने जा सकते हैं। बता दें कि स्मृति ईरानी ये फिल्म देखने के लिए दिल्ली के चाणक्यपुरी के थिएटर में पहुंची थी। फिल्म देखने के बाद उनका एक वीडियो अब ट्विटर पर सामने आया है। कुछ लोगों के लिए ये फिल्म कल्पना है, बहुत सारी लड़कियां और उनके परिवारों के लिए केरल प्रदेश में यह हकीकत है। फिल्म के अंत में रियल विक्टिम्स का स्टेटमेंट, जो पीड़ित परिवार हैं वो स्वयं कैमरा पर आकर देश से अपील कर रहे हैं। साल 2017 में नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने एंट्रैपमेंट और रिलीजियस कन्वर्जन्स के संदर्भ में एक कमेटी के माध्यम से केरल पुलिस को कुछ तथ्य सौंपे थे। ये सार्वजनिक जानकारी में भी विषय है। वो राजनीतिक दल जो लड़कियों के एंट्रैपमेंट, फोर्सेबल कन्वर्जन और आईसिस ब्राइड्स को झुठलाते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहती हूं, यह फिल्म आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर आपने इस फिल्म को अपने प्रदेश में प्रदर्शित करने से रोका है, तो आप देश को यह संकेत और संदेश दे रहे हो कि आप आतंक के समर्थक हो, महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा के समर्थक नहीं हो। मैं आज राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित इस विषय पर विशेष रूप से
जनता से कहती हूं कि वो उन राजनीतिक दलों का विशेष निषेध करें जिन्होंने इन फिल्मों के माध्यम से जो तथ्य सामने आए हैं उनका बहिष्कार करने का दुस्साहस किया है। कुछ लोगों के लिए ये फिल्म कल्पना है। वह फिल्म पर विवादों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पत्नी संग द केरल स्टोरी देखी। फिल्म देखने वालों में बीजेपी नेता भी शामिल थे। मुख्यमंत्री धामी के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की गई थी। बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी पर देश में जबरदस्त राजनीतिक सियासत छिड़ी हुई है। एक धड़ा फिल्म में झूठे आंकड़ों को पेश करने का आरोप लगा रहा है। विरोधी फिल्म को प्रोपेगेंडा करार देते हुए बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान फिल्म का जिक्र किया। राजनीतिक हमले भी किए इस दौरान। द केरला स्टोरी सभी को देखना चाहिए और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सच्चाई को लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते। ये देखकर कहीं न कहीं सुनियोजित तरीके से मैं कहूँ कि बिना किसी हथियारों के एक बड़ा जिहाद आतंकवाद जो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैलाया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। इसलिए इसके आने वाले जो परिणाम हैं, हमारे जो ऐसे आने वाले नौनिहाल नई पीढ़ी है उन सबको जागरूक होकर सभी को बताना चाहिए, जागरूक होकर इससे सभी को बचाने का भी काम करना चाहिए और सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए जिससे कि जो हो रहा है वो सबके संज्ञान में आए, सबके ध्यान में आए। वहीं अगली खबर बीजापुर से है, जहां शादी समारोह में शामिल होने जा रहे एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसी भीषण हादसे में 3 महिलाओं की जान चली गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वही घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई है। इसी मुहिम में विजिलेंस विभाग की टीम को उस वक्त सफलता मिली जब विजिलेंस विभाग भटिंडा में ट्रांसपोर्ट विभाग में तैनात अकाउंटेंट और उसके करिंदे को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विजिलेंस के इंस्पेक्टर अमनदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास शिकायतकर्ता हरप्रीत सिंह ने बताया था कि ट्रांसपोर्ट विभाग में तैनात अकाउंटेंट दिनेश कुमार द्वारा वाहनों की कॉपियों के कोड जारी करने के लिए 100 रुपए प्रति कॉपी रिश्वत ली जा रही है, जिस पर उनके द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। ये साडे मानयोग चीफ डायरेक्टर विजिलेंस ब्यूरो पंजाब श्री वरिंदर कुमार IPS DGP पंजाब ते अपना साडे श्री हरपाल सिंह PPS सीनियर कप्तान पुलिस बठिंडा रेंज बठिंडा जिहदी अगवाई हेठ जिहड़ी है करप्शन के खिलाफ जी मुहिम चल रही है। उस तहत सानू इंफॉर्मेशन मिली सी कि RTA दफ्तर जोड़े है दिनेश कुमार अंतिल अकाउंटेंट है भी ये जोड़े है नंबर लाने के पैसे लेंदे 100 रुपये फाइल के। सानू साडे कोल इंफॉर्मेशन आई सी हरप्रीत सिंह साडे कोल आए, उसते कार्रवाई करते हुए जोड़े है इन्होंने मौके पर। वहीं दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को 17 दिन बीत चुके हैं और अब पहलवानों के समर्थन में हरियाणा से बहुत से किसान यूनियन और खाप पंचायतों ने धरने का समर्थन किया है। यहाँ तक कि कई राजनीतिक पार्टियां भी पहलवानों का साथ देने पहुंची हैं। इसी बीच पहलवानों का साथ देने पहुंची कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा जंतर मंतर पर खुलकर बयान देती नजर आई। अलका का कहना है कि सरकार लड़कियों की भावनाओं के साथ खेल रही है और इन लड़कियों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। साथ ही हैदराबाद से आए हुए एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने बताया कि वो हैदराबाद से दिल्ली पहलवानों के समर्थन में आए हैं और इनका पक्ष हाईकोर्ट में दोबारा रखा जाएगा। The management, they are taking their staff or their followers as a granted. Now today the wrestlers are fighting for their fundamental rights. You see, fair participation and fair movement is a fundamental right. These girls or these wrestlers are sitting on the road for last 17 days because it's the infringement of their fundamental rights. And this is not a first happening, and this should not be last happening. These sports persons should need protection.
They should not do any protest. वहीं दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। रामवीर सिंह विधुड़ी ने कहा कि जीबी पंत अस्पताल में 1 मई की रात दलित महिला के साथ रेप हुआ और अब कहा जा रहा है कि गैंग रेप हुआ है। विधुड़ी ने इस घटना पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, जीबी पंत हॉस्पिटल में, जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, उसके परिसर में एक महिला जो इस अस्पताल में 17 साल से आया के रूप में काम कर रही थी, उनके साथ रेप होता है, बाद में गैंग रेप होता है, उनके दांत तोड़ दिए जाते हैं, उनके सर पर चोट आई है और उनके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल दी जाती है। और महिला को जब हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर इस घटना के बारे में कोई जानकारी लेते भी नहीं है, हालचाल पूछने के लिए अस्पताल भी नहीं जाते हैं। इस महिला के पति जो कैंसर से पीड़ित थे, उनकी 1 साल पहले मृत्यु होगी, 2 बच्चे हैं, उनके सर से पिता का साया उठ गया, अब माँ का साया उठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके हेल्थ मिनिस्टर आज तक भी उस परिवार के सदस्यों को जाकर नहीं मिले। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और हमने आज मीडिया के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यदि इसमें देरी हुई, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास पर 1 सप्ताह के बाद धरना लगाएंगे और आवश्यकता हुई तो फिर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। देखिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।